कुछ लोग कितनी कम मुद्दत के लिए दुनिया में आती हैं मगर मत्तों और रहने वाला जख्म दे जाते हैं। अपने कमरे की फ्रेंच विंडो के ग्लास गिरते से बारिश के कतरे मुझे माजी में ले गए। पिछले 20 सालों में सर्दी के मौसम की पहली बारिश मुझे उसकी याद दिलाती है। अस्किया मेरे चचाजाद थी। मेरे वालिद जवाद साहिब और चचा फवाद साहिब दो भाई थे। वालिदैन की वफ़ात के बाद भी दोनों भाई एक ही घर के दो पोर्शन में रहते थे। दादा ने ये घर बनवाए तो उनके जहन में था कि शादी के बाद वो दोनों बेटों को अलग पोर्शन में रखेंगे, इसलिए दो बिल्कुल एक जैसे घर उन्होंने एक साथ बनवाए थे। मेरे वालिदैन की शादी हुई थी तो दादा ने उन्हें दाएं तरफ वाले पोर्शन में मुंतकिल कर दिया। अगरचे खाना अब भी सब दादा के घर ही खाते थे और उम्मी भी दिन भर दादी के साथ ही होती थी, पर दोनों सिर्फ शब बसरी के लिए ही अपने पोर्शन में जाते थे। मेरी पैदाइश के बाद तो कभी खबर रात भी दादा ही के पोर्शन में गुजरती, क्योंकि मैं उम्मी को बहुत तंग करता था तो दादी मुझे संभालती थी। जब मैं 4 साल का था तो फवाद चचा की शादी भी हो गई थी। चची ना सिर्फ बहुत प्यारे थे बल्कि बहुत अच्छे भी थी। मुझसे प्यार बहुत करती थी, मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर खिलाती थी, मेरे साथ पेंट करती, मेरे होमवर्क में मेरी मदद करती। बहुत सी चीज़ें मैंने उनसे ही सीखी। जब अस्किया पैदा हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। एक तो वो इतनी प्यारी सी गिरे आंखें, सुनहरे बाल, गुलाबी रंगत, सुर्ख होंठ और गोल मटूर सी। दूसरे मुझे खेलने के लिए साथी मिल गया था। मैं स्कूल से अलिफ कर सारा वक्त इसी के साथ गुजारता था। अल्लाह ताला ने मुझे तो 3 भाइयों से नवाजा, मगर चाचा की सिर्फ एक ही औलाद थी। घर की वाहिद लड़की होने की वजह से वो सब की लाडली थी, खुसूसन मेरी उम्मी और अबू की तो इसमें जान थी। जो लोग हमसे न वाकिफ होते वो यही समझते कि मैं चचा का और अस्किया मेरे वालिदैन की बेटी है। हमारे वालिदैन और दादा दादी ने हमारी तरबियत बहुत अच्छी तरह की थी। हम सब निहायत का तमीज़दार और बाअखलाक और पढ़ाई में भी एक से एक बढ़कर थे। लज स्कूल से वापस अलिफ कर हम किसी भी पोर्शन में इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर खेलते, अलिफाटन पे जाते हैं, दोस्तों के मदऊ करते और खूब इंजॉय करते। मैं सीए के आखिर सेमेस्टर में था जब एक दिन अबू उम्मी ने मुझे डिनर के बाद अपने कमरे में बुलाया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अबू ने कहा, अजा फहद। मैंने पूछा, अबू आपने बुलाया था, कोई ख़ास बात थी क्या? अब वो मुस्कुराते हुए गोया हुए, खास बात है बेटा। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा, बहुत बेटा, अब तुम्हारी आखिर सेमेस्टर्स चल रहा है और इंशाअल्लाह जल्द ही तुम अपनी डिग्री मुकम्मल करके अपना बिजनेस ज्वाइन कर लोगे। तो मैंने और तुम्हारी उम्मी ने सोचा क्यों न तुम्हारे कामयाबी की खुशी को दोबाला कर दिया जाए। अगर तुम्हें एतराज़ न हो तो अबू ने सवालिया नज़रों से मुझे देखते हुए इस्तिफसार किया। ये क्या बात? ये अपने अबू जान, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अगर आप कोई पार्टी वगैरह करना चाहते हैं तो मैंने जवाब दिया। अब उम्मी ने कहका के लगाया और बोले, देखा मेरा बेटा कितना फर्माबरदार और सादा है। बेटा जी, आपके अबू असल में ये चाह रहे हैं कि जब आप सीए की डिग्री लें तो साथ में एक और डिग्री भी हासिल कर लें। मैंने पजल होकर दोनों को देखा तो अबू ने कहना शुरू किया, बहुत, ये तुम जानते ही हो मेरे भाई की एक ही बेटी है और तुम सब भाइयों से ज़्यादा मुझे और तुम्हारी उम्मी को अजीज़ है। हम चाहते हैं कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम तुम्हारे लिए अज़किया रिश्ता मान लें और तुम्हारे फाइनल पेपर के बाद तुम दोनों की शादी भी करते हैं। मुझे तो खुशी से सकता ही हो गया। अज़ुकिया जैसी प्यारी, सलीका, शियार और ख्याल करने वाली लड़की से मेरी शादी होगी, ये तो मैंने सोचा भी न था। मेरी खामोशी से गलत मतलब अलिफ खज़ किया और अबू ने कहा, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो कोई बात नहीं, जूड़े तो आसमान पे बनते हैं। वो अब भी हमारी बेटी है
और इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी रहेगी। नहीं नहीं अब्बू जान, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे आपका फ़ैसला बख़ुशी मंजूर है। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे बेहतर होगा। मैंने घबरा कर कहा कि कहीं वो अपना इरादा ना बदल दें। उम्मी अबू ने मुझे गले लगाकर प्यार किया। मैं अपने कमरे में अलिफ कर सोचने लगा, क्या अज़किया इतनी बड़ी हो गई है कि सब इसके लिए शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये तो वो मुझसे सिर्फ 5 साल छोटी, मगर मैं हमेशा इसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था। मेरे लिए वो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया ही थी जिससे मैं बचपन में खेला करता था। पढ़ाई की मसरूफियत में मुझे ये एहसास ही ना हुआ कि वो इतनी बड़ी हो गई है। उन्हीं ख्यालों में मैं सो गया। दूसरे दिन इतवार था। सब ने नाश्ता किया तो अबू ने ये खुशखबरी सबको सुनाई, आज शाम में हम तुम लोगों के चचा चाची से फहद के लिए अज़किया का हाथ मानने जाएंगे, इसलिए कोई भी कहीं जाने का प्रोग्राम न बनाए। दामिल और बाजू ने याहू का नारा लगाया और उठ के मुझसे लिपट अज़किया उनकी भी लाडली बहन थी, वो भी खुश थे कि एक नया रिश्ता बनने जा रहा है। शाम को सब तैयार हुए, मिठाइयाँ, फ्रूट और जूए और रंग के साथ। उम्मी अबू ऐसे तैयार हो के जा रहे थे जैसे उन्हें यकीन हो कि इनकार तो हो ही नहीं सकता। जब हम चचा के पोर्शन में गए तो चाची ने हैरान हो के सारा सामान देखा। अरे भाभी, क्या कहीं जा रहे हैं आप लोग इतने तैयार हो के और इतने तहफ़ के साथ? किसी की शादी है क्या? मुझे तो बताया ही नहीं अपने चची ने पूछा। उम्मी ने मुस्कुराते हुए उन्हें साथ लिपटाया और जवाब दिया, समझो शादी ही है मगर किसी की नहीं, अपने फहद की। अगर तुम और फवाद से अपनी फर्जंदी में कबूल कर लो तो। चचा जी ने एक दूसरे को देखा, फिर उम्मी अबू को देखा। भाईजान, आपने तो हमें बड़ा ही अच्छा सरप्राइज दिया। हमारे लिए बेहतर कौन है सकता है? हमें ये रिश्ता मंजूर है, क्यों? राबी चचा ने चची से मशवरा तलब लहजे में कहा। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर भाईजान भाभी अज़किया अभी एस सी में है, अभी तो वो बहुत छोटी है, ये पढ़ाई का क्या होगा? चची ने उलझन जाहिर की। ओहो रावी, ये भी कोई मसला है? भला अज़किया इस पोर्शन से इस पोर्शन में ही शिफ्ट होगी बस, और क्या फ़र्क पड़ना है सिवाय उसके कि अब वो ऑफिशियली हमारी बेटी बन जाएगी। उम्मी ने तसल्ली अम्स लहजे में कहा। बस तो ये तय हो गया कि आखिर पेपर के बाद वालदल्ले को हम निकाह करके अपने बेटी ले जाएंगे, अबू ने ऐलान किया। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाई खिलाई। दामन बोला, अरे भाई, कोई दुल्हन से भी तो पूछे, इसकी क्या मर्जी है, कहीं इनकार ये ना कर दे। वो मुझे यकीन है तेरा है, अभी मेरी बेटी का होगा, ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तुम्हें फिर बेशक है तो जा इसे इसके कमरे से बिला लाओ और सबके सामने पूछ लो, चची ने फ़ख्र से कहा। दामिल और बाजिल भागते हुए इसके कमरे की तरफ गए और कुछ देर बाद इसे लेकर लाविंच में लगी कॉटन के पेज कलर के सूट में बालों को कीचड़ में बांधे हुए सादा सी अज़किया बोकेला हुई उनके साथ लॉन्च में दाखिल हुई तो हम सबको देख के बोली, बड़ी उम्मी कहीं जा रहे हैं हम लोग? ये दोनों मुझे घसीट के लाए, मैं कल की टेस्ट की तैयारी कर रही थी। उम्मी ने उठ के उसे गले लगाकर प्यार किया और जवाब किया, जा तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो बस अपनी बेटी को लेने अलिफी हैं। इतना सब कुछ लेके और इतना तैयार हो कि आप सब मुझे लेने अलिफी हैं। मैं तो रोज़ भी आपकी तरफ आती हूँ। टेस्ट की तैयारी के बाद आने वाली थी, अगर कोई काम हो इंटरकॉम पे बुला लेती मुझे। अब किया अज़किया की इस बात पर ज़ोर से कह के पड़ा। इसने हैरानी से सबको देखा तो अब तो मैं उसने अपने पास बिठाती हुए कि मेरा बच्चा, बात असल में ये है कि हम सब चाहते हैं आपकी फहद की शादी कर दी जाए। आपकी तरफ से हाँ है तो हम रस्म करने के लिए इतना एहतमाम से अलिफी हैं। बोलिए, अब काम क्या ख्याल है? अज़किया ने शर्माते हुए सर झुका लिया। बाजिल बोला, अज़किया बोलो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, वरना ये जालिम समाज तुम हैं इस जिन के पले बांध देगा
और फिर तुम सारी जिंदगी उसकी कैद में रोती रहोगी। उम्मी ने इसे घूरा। अज़किया भागकर अपने कमरे में चली गई। बड़िए चची और उम्मी सब चीज़ लेकर आस के कमरे में गई। इससे तैयार किया और बाहर लाकर बिठा दिया। मैं उसे रंग पहनाई और सब ने बहुत सी तस्वीर बनाई। हम सब का हर लंच के लिए चले गए। एक खूबसूरत दिन था। अज़किया मन्नी के बाद भी हमारे यहाँ हसब मामूल आती रही। बस मुझे देख के उम्मी के पास भाग जाती थी। मुझे उसकी आदत अच्छी लगती थी। मेरे इम्तिहानात के बाद हमारी शादी हो गई। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हम जहाँ भी जाते लोग हमारी तारीफें करते। हमें चांद सूरज की जोड़ी कहते हैं और दुआ देते। हम हनीमून के लिए बस नादरन रियाज ही जा सके क्योंकि अज़किया के थर्ड ईयर ठीक है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे। हाँ मैं वहाँ खूब इंजॉय किया। वापस अलिफ़ी तो सब ने हमें VIP प्रोटोकॉल दिया। दामिल और बाजिल उन्हें फूलों और लाइट से घर सजा रखा था। अज़किया के लिए तहाइफ का ढेर दिया था जो सब ने इसे दिए। चचा और चची भी हमारे यहाँ ही अगी थे। अज़किया इस बात पर बहुत खुश थी। उम्मी तो इससे प्यार करके थकना रही थी। हाय मैंने इतना मिस किया अपनी बेटी को। शुक्र है तुम दोनों वापस अगी। घर में इतनी वीरानी हो रही थी। अब तो तुम दोनों इतनी दूर कहीं नहीं जा सकते। मैं तो तरस गई थी अपनी बेटी को देखने के लिए। उम्मी ने कहा तो बाजिल की रद ज़राफ़त फड़की। उम्मी ये जो लड़का आपकी बेटी के साथ आलिफ है इसका भी कुछ लगता है। इसे भी पूछ ले इसका क्या हाल है। सब हंसने लगे। इसे खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और रात गए तक गुपशप लगाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने अबू को ऑफिस ज्वाइन कर लिया और अज़किया कॉलेज जाने लगी। गाड़ी और ड्राइवर को था मगर मुझे अच्छा लगता था कि मैं इसे खुद कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप करूं, इसलिए रोज़ाना मैं इसे छोड़ता भी और लेने भी जाता। अक्सर वो मुझे अपनी क्लास फेलोज़ के कमेंट्स सुनाती। आपको पता है फहद मेरी क्लास फेलो पूछ रही थी ये जो डिसेंट सा लड़का तुम्हें मैंने आता है तुम्हारा कज़िन है क्या कहीं इंगेज है। जब मैंने बताया मेरे शौहर हैं तो किस्म से देखने वाले थी। शक्लें उनकी हा वो हंसती तो मैं उसकी हंसी में खो सा जाता। कभी कॉलेज से वापसी पर अलिफ से करीम खाने की जिद करते, कभी KFC ले जाएं। घर में भी बाजिल और दामिल के साथ मिलकर कोई ना कोई शगल लगाए रखती। बारिश में तो इसकी जान थी। इधर पहला कतरा गिरता और उधर वो लान में निकल जाती। सर्दी में लान चाय और काफ़ी की फरमाइश करते। मुझे तो उसकी हर अदा से प्यार था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। फिर वो दिन भी उगा जब अल्लाह ताला ने हमें एक प्यारी सी बेटी अता की, बिल्कुल इसी की जैसी गुड़िया सी। सबको एक खिलौना मिल गया। हम माँ बाप तो उसे सिर्फ इस दुनिया में लाने का सबब बने थे, वरना तो वो दादी दादा नाना नानी और चचा की ही बेटी थी। हमें तो सिर्फ कुछ देर के लिए मिलती। रात को अज़किया ही पढ़ाई की वजह से उम्मी हानी को सुलाती भी अपने साथ ही थी। अज़किया के फाइनल ईयर के सेमेस्टर के पेपर्स होने वाले थे एक दिन में और अबू ऑफिस में थे। अज़किया कमरे से बाहर निकले तो चक्कर अलिफ कर गिर गई। उम्मी ने मासी को आवाज़ दी, इसे उठाकर सोफे पे डाला और मुझे फ़ोन किया। मैं और अबू जल्दी से घर। अलिफी इसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बहुत से टेस्ट लिख दिए। जब टेस्ट के रिजल्ट्स अलिफी तो इसमें मुझे और अबू और चचा को अपने कमरे में बुलाया और गोया हुआ, देखिए जवाद साहब मुझे कुछ शक था जिसकी वजह से मैंने टेस्ट करवाना ज़रूरी समझा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अज़किया के दिमाग में एक सिस्ट है। हमें इससे ऑपरेट करके इस बायोप्सी करवानी हो गई, इसलिए हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे ये सिस्ट ट्यूमर कोई तो ख़तरा है कि दिमाग को नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए ऑपरेशन में ताख़ीर मुनासिब है हम सब के लिए। पीरू तले से ज़मीन छूटिए निकल गई। चचा ने रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा मेरे जिस्म में जान ही नहीं थी, मैं बात भी कर सकूं। डॉक्टर ने हमें समझाया, देखिए ये सिर्फ एक खदशा है जो मैंने जाहिर किया है, अल्लाह खैर करेगा।
और ये सिर्फ सिस्ट ही होगी, अब फिक्र ना करें, मैंने फॉर्म्स पे दस्तखत कर दिए। चचा ने घर जाकर उम्मी और चची को बताया तो वो भी अस्पताल अलिफ गई। हम सब कोरोर में बैठे इसकी सेहत आफी के लिए दुआ कर रहे थे। 6 घंटे के तवील इंतज़ार के बाद डॉक्टर ने बाहर निकलकर हमें बताया कि सिस्ट बायोप्सी के लिए भेज दी है और अज़किया को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। 24 घंटे बाद इससे होश अलिफ जाएगा। बायोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्यूमर है। डॉक्टर ने अज़किया को गे तो केमोथेरापी रेकमेंड की, ताकि कि अगर उसकी तो कहीं और ग्रोथ हो रहे हो तो उसकी रोकथाम की जा सके। अज़किया घरोग थी, वो इस कदर कमज़ोर हो गई थी कि चल फिर भी नहीं सकती थी। उम्मी और चची हर वक्त इसको खिलाने पिलाने की कोशिश करती, इसका ख्याल रखते। बाजिल और दामिल यूनिवर्सिटी से अलिफ कर इसी के साथ वक्त बताते। मैंने भी ऑफिस जाना छोड़ दिया था और उसकी पट्टी से लगा बैठा रहता था। मेरा बस नहीं चलता था कि उसे मिनटों में ठीक कर दूं। अज़किया चाहती थी कि हानि के साथ वक्त गुजारे। दिन बदन बकड़त जा रही थी, इसलिए हानि मिलज़मा के पास ही रहती। तमाम तर दवाओं केमोथेरापी के बावजूद न जाने क्यों वो सिनेबल ना पा रही थी। फिर मैंने कहा मैं इसे अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। अबू ने तमाम इंतज़ामात करवाए। जिस दिन में इससे लेकर रवाना हुआ, सब एयरपोर्ट पर सी उफ करने ही तो इसमें सबको गिले लगाकर प्यार किया। हानि को चूमते हुए रोने लगी और उम्मी से कहने लगी, बड़ी उम्मी अगर मैं मर जाऊं तो मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे मेरे साथ इतना अटैच नहीं होने दी कि इसे आपकी गोद में था। सब लोग रोने लगे और इसे समझाने लगे कि वो ऐसी बातें ना करे, इंशाअल्लाह वो जल्द ही ठीक होकर अलिफ जाएगी। मगर शायद इससे इल्हाम हो गया था कि अब वो वापस नहीं अलिफेगी। जब तक इससे सब नजर आती रहे वो मोड़ मोड़ कर उन्हें देखती रहे और हाथ हिलाती रही। अमेरिका में डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, कुछ और टेस्ट्स लिए और एक ऑपरेशन तजवीज़ किया। जिस दिन इसका ऑपरेशन था सर्दियों की पहली बारिश हो रही थी। कमजोरी की खिड़की बारिश के कतरे देखते हुए इसने मुझे कहा, फहद प्लीज खिड़की खोल दे और मुझे इसके पास ले जाएं। मैंने इसे व्हील चेयर पर बिठाया और खिड़की खोलकर उसके पास बिठा दिया। कुछ देर देखने के बाद इसने हाथ निकाला और कतरे इसके कमज़ोर कीनूला लगे हाथ पर गिरने लगे। मैंने मना किया, अज़किया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डांसेस लग जाएगी, चुल्लू अब इस पर चुल्लू। तो इसने बड़ी हसरत भरी आवाज़ में कहा, मुझे मत रोकें फहद, क्या मालूम फिर मैं इस बारिश को देख सकती हूँ या नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने उंसों को जब्त किया। कुछ देर बैठने के बाद इसने मुझे कहा कि उसे बिस्तर पर लिटा दो। ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते हुए इसने मेरा हाथ थाम करता रहा, फहद मुझे आपसे बेहद शदीद मोहब्बत है। अपने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी थी, शायद अल्लाह ताला ने हमारा इतना ही साथ लिखा था। मैं मर जाऊं तो हाली का ख्याल रखिएगा। जब्त के बावजूद मेरे ऊँसों निकले। मैंने इसका हाथ चूमे और कहा, ऐसा मत कहो मेरी जान, तुम इंशाअल्लाह तंदुरुस्त हो जाओगे और हम दोनों अपने बेटी के पास जल्द ही वापस जाएंगे। इतनी देर में इससे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए और मैं बाहर ही खड़ा रह गया। मेरा दिल डूब रहा था। मुझे लगा अब मैं कभी इसे देख नहीं पाऊंगा। मैं घुटनों के बिल खड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। जाने कितना वक्त गुजर गया जब सर्जन ऊटी से बाहर आलिफ और बोला, सॉरी किडनेप सिवहर शी अजनोमोर। मुझे लगा मेरे अर्द गिर्द हजारों धमाके हो रहे हैं और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अस्पताल के इमरजेंसी रूम में मेरी आंखें खुली तो मेरी दोनों तबाह हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अबू को फ़ोन तक इत्तला दी और उसकी बॉडी को पाकिस्तान जाने के इंतज़ामात करने लगा। जब उसे ऊटी से बाहर लाया गया तो आंखें बंद किए पर सुकून लेती थी। मुझे कुछ पता नहीं मैं इसे कैसे वापस लाया। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पे सब ही मेरे गिले लगकर धाड़े मार के रोने लगे।
अपने हाथों से मैंने अपनी जिंदगी को कब्र में उतारा और मंटो में मिट्टी तरह दबा दिया मैं। और हानि आज ये लोग इसके कब्र पर जाते हैं, खाली कब्र पर पानी डालती है, सफाई करती है, फिर सूरा यासीन पढ़कर माँ को बख्शती है। हमें लगता है वो अब भी हमारे साथ थे, मगर जब भी मौसम की पहली बारिश होती है वो बहुत शिद्दत से याद आती है।